तो उसमें मेथी डालेंगे। जी बेटा। जितनी देर में बाकी लोग लॉगिन होते हैं, जो लॉगिन है बेटा, अगर उनका कोई क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं तो कर लें। इंशाल्लाह आधे घंटे में हमारे ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। सर जी सर, ये ऑनलाइन एग्जाम में तो फिर बायोस्टेट के भी बीसीक्यूज ही होंगे ना? हाँ बेटा, बीसीक्यूज ही होंगे अभी। ठीक है, ओके सर। जी सर। हाँ अभी बीसीक्यूज ही होंगे। जिस तरह से मेरा बेटा टेस्ट मैंने लिया था ना आपसे बायोस्टेट का, जी सर। तकरीबन उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, वही सेम इस लाइफ। ठीक है जी सर, जो ऑब्जेक्टिव था उस नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, ऑब्जेक्टिव होगा ना, सब्जेक्टिव नहीं होगा। सॉरी, हाँ सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव ही होंगे, बीसीक्यूज जी होंगे। जी और सर। आपने कोई एक ऑप्शन क्लिक करना होगा। जी सर, ओके सर, थैंक यू। ये 14-15 में से अब बाकी पता नहीं कहाँ चले गए। इनको ब्रेक चाहिए 5 मिनट की। बस बेटा ये दो स्लाइड्स और हैं। ठीक है, तो फिर हम टी टेस्ट जो है ना उसको कवर करा देते हैं आपको। कुछ कल देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। कल आपको मैं रिवीजन करा दूंगा इसकी। ठीक है, आई विल ट्राई टू रिवाइज द बोथ लेक्चर्स। चलिए, अगर वो नहीं भी आ रहे तो ठीक है, हम कंटिन्यू करते बेटा इसको। हमने अभी तक हाइपोथेसिस, उसके टाइप्स और फिर उसके स्टेप्स टेस्ट करने के, और फिर उनकी जो स्टेप्स है उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने बात की है अभी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि हमने कहा था कि सैंपल साइज जो है हमारे पास, उसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है जिसके थ्रू कैलकुलेट होता है, लेकिन हमें थोड़ी सी इसमें आसानी होती है कि हमारे पास ऑनलाइन इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन देनी होती हैं, मसलन प्रेवलेंस डिजीज का देना होता है, जो पॉपुलेशन होती है उसकी स्टडी पॉपुलेशन होती है वो बतानी होती है जिसमें से सैंपल साइज ले रहे हैं, और अल्फा बताना होता है कि मार्जिन ऑफ एरर हम कितना रख रहे हैं, पावर ऑफ टेस्ट बतानी होती है हम कितना रख रहे हैं, 80, 70, 90। तो फिर वो हमें जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ब खुद कैलकुलेट करके बता देता है। हम उसकी तस्वीर बना के अपनी रिसर्च के अंदर ऐड कर लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ने हमें इतना सैंपल साइज कैलकुलेट करके दिया है। वो तीनों प्रोबेबिलिटीज पे कैलकुलेट कर देता है, 90%, 95 और 99% के ऊपर। फिर आपने जो भी अपनी रिसर्च में यूज करना है आप कर सकते हैं। दूसरा, सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल, जो हम अल्फा की बात कर रहे हैं, तो हमने ये कहा था कि जब हम सिग्निफिकेंस को कम करते हैं तो हम पावर ऑफ टेस्ट भी कम कर देते हैं। इफ यू रिड्यूस द सिग्निफिकेंस फ्रॉम 0.05 to 0.01, द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस गेट्स एज अ रिजल्ट। जो आपका रीजन होता है ना वो ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से आपका जो होता है लेस लाइकली टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका अल्टरनेटिव रिजेक्ट हो जाता है, जो कि गलत है। व्हेन इट इज फील, सो यू आर मोर लाइकली टू मेक टाइप 2 एरर, तो वो टाइप 2 एरर कहलाता है। इन शॉर्ट, द पावर ऑफ द टेस्ट इज रिड्यूस्ड व्हेन यू रिड्यूस द सिग्निफिकेंस लेवल और वाइस वर्सा। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ गया ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स बीइंग टेस्टेड, द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर एंड द वैल्यू स्पेसिफाइड इन द नल हाइपोथेसिस, द ग्रेटर द पावर ऑफ द टेस्ट। जब आप उनकी ट्रू वैल्यूज लेते हैं
चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, जब आप कोई चीज टेस्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास फिर ऑप्शन होता है कि आपका जो टेस्ट होता है उसकी पावर जो है वो आइडियल हो जाए। दिस इज द ग्रेटर द इफेक्ट साइज द ग्रेटर द पावर ऑफ द टेस्ट। यानी जितनी वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाएगी उतनी ही आपका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। इसको आप इस तरह से समझ लें, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा दिन में 10 सिगरेट पीता है तो 10 साल के बाद उसको कैंसर होने के चांस कितने हैं, और एक बंदा दिन में 24 घंटे में 2 पैकेट सिगरेट के पीता है तो उसको चांस कितना होगा 10 साल के बाद कैंसर होने का। यानी जिस तरह से आपके पैरामीटर जो वैल्यू बढ़ेंगी इसी तरह से आपका जो इफेक्ट साइज है वो बढ़ जाएगा और उससे आपके जो पावर ऑफ टेस्ट है वो बहुत क्लियर या इंक्रीज हो जाएगी आपको अंडरस्टैंड करने में। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं वन टेल टेस्ट। ठीक है जी, वन टेल का मतलब होता है जो सिंगल मीन होते हैं। आपके पास एक डाटा सेट होता है जिसकी एक ही मीन होती है, आप उसको चेक कर रहे होते हैं वो सही है कि नहीं है। A test of a statistical hypothesis where the region of rejection is only one side of the sampling distribution is called a one-tail test. For example, suppose the null hypothesis states that the mean is less than or equal to 10. The alternative hypothesis would be that the mean is greater than 10. The region of rejection would consist of a range of numbers located on the right side of the sampling distribution, that is a set of numbers greater than 10. यानी इसमें वो कह रहा है कि आपके पास एक ही सिंगल मीन होगी जिसको आप कंपेयर करोगे और आप जब नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करोगे तो आप ये कहोगे कि या तो उसके बराबर है या उससे कम है, अल्टरनेटिव में कहोगे कि उससे ज्यादा है वैल्यू जो है। तो जब आप चेक करेंगे अगर आपका एक ही टेस्ट सही होगा, आपका फॉर एग्जांपल नल एक्सेप्ट हो जाता है तो आप कहेंगे कि लेस देन है या इक्वल टू है, और अगर आपका अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट करते हैं नल को तो फिर आप अल्टरनेटिव एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप कहेंगे कि वैल्यू जो है वो उससे जो आपकी मीन थी सैंपल की या वन मीन थी उससे ग्रेटर है। और फिर उसकी जो टेल होती है जिसमें आप क्रिटिकल वैल्यू को डिफाइन करते हैं, जो अल्फा मार्जिन होता है वो आपकी राइट साइड पे शो हो रही होगी लास्ट के अंदर। ठीक है, तो इसको कहते हैं वन टेल टेस्ट। इसी तरह से फिर हमारे पास टू टेल टेस्ट है, अ टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वेयर द रीजन ऑफ रिजेक्शन इज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन is called two tail test. For example, suppose the null hypothesis states that the mean is equal to 10. The alternative hypothesis would be that the mean is less than or greater than 10. The region of the rejection would consist of the range of the numbers located on both sides of sampling distribution. That is, the region of rejection would consist partially of the numbers that were less than 10 and partially of the numbers that were greater than 10. जब आप कहते हैं लेस देन 10 ग्रेटर देन 10 तो फिर आप उसकी जो क्रिटिकल रीजन है, रीजन ऑफ रिजेक्शन है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। वो राइट साइड पे भी आपका चला जाएगा और आपका वो लेफ्ट साइड पे भी आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड टू टेल टेस्ट। ये हमारा हो गया यहाँ पे बेटा एंड हो गया इसका। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? ये क्वेश्चन है, लिख लें। टेनेटिव फॉर्मल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। आप कोई भी बेटा एक किसी चीज को बार बार होते देखते हैं तो आप अपना मफरूजा बना लेते हैं, तो आप उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। ये मफरूजे या हाइपोथेसिस दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास रिसर्चर्स के पास। एक नल होता है और एक अल्टरनेटिव होता है। नल कहता है कि वो चीज उसकी वजह से नहीं हो रही और अल्टरनेटिव कहता है कि उसकी वजह से हो रही है। अगर हम नल को एक्सेप्ट कर लें तो हम कहते हैं कि वो चीज उस वजह से नहीं हो रही, और अगर हम नल को रिजेक्ट कर दें तो हम कहते हैं कि वो उस वजह से हो रही है। जो मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी थी कि डायबिटीज किस वजह से हो रही है, हमने कहा था ओबेसिटी की वजह से। अगर हम नल को एक्सेप्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि डायबिटीज इसकी वजह से नहीं हो रही, कोई और वजह हो सकती है। लेकिन अगर अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि जो डायबिटीज है वो ओबेसिटी की वजह से ही हो रही है। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास नल अल्टरनेटिव का कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारे पास क्या था? हाइपोथेसिस टेस्ट करने के स्टेप्स कौन कौन से थे। तो नंबर 1 आप लिखिए इसको, हाइपोथेसिस की आपने स्टेटमेंट देनी है नल और अल्टरनेटिव की। उसके बाद आपने सिग्निफिकेंस लेवल सेट करना है।
उसके बाद आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिसाइड करनी है। आप ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल और डेटा की अजम्पशंस, यानी अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपका डेटा इतना है तो फिर हम टी टेस्ट लगाएंगे। टी में भी कौन सा लगेगा, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, डिपेंडेंट टी टेस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास नंबर 4 पे आ जाएगा, कैलकुलेशंस आपने करनी है। जब आप उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो फिर आप लास्ट में जाके रिजल्ट्स की कंक्लूजन करेंगे। वो कंक्लूजन 3 चीजों पे हो सकती है। ठीक है जी, क्या नंबर पहला था हमारे पास पी वैल्यू, उसकी बेस पे हम कर सकते हैं कि अगर पी वैल्यू कम हो किसके, अल्फा से, तो हम कहते हैं कि रिजल्ट हमारा सिग्निफिकेंट है, नल को रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे। या फिर दूसरे लफ्जों में टेबुलेटेड टी इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड, तो आप नल को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर कैलकुलेटेड आपकी ज्यादा हो जाए टेबुलेटेड से तो फिर आप नल को रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा, हम इस क्रिटिकल रीजन को इसी जो है क्या नाम है, जो वैल्यूज हैं उसके रीजन हम डिफाइन करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल, और वो अपनी कर्व के अंदर। तो अगर हमारी वैल्यू क्रिटिकल रीजन के अंदर जाके फॉल करती है तो फिर हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, एक्सेप्ट कर लेते हैं अल्टरनेटिव को, और अगर हमारी वैल्यू क्रिटिकल रीजन के अंदर नहीं पड़ती है तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अल्टरनेटिव को, हमारे पास इनफ एविडेंस होता है। ठीक है, ये हमारा आज का बेटा था, और लेक्चर इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। कल मैं ट्राई करूंगा बेटा आपके साथ कुछ शेयर करूं और हम कुछ उसको लेक्चर को जो है ना वो कर लें, रिवाइज कर ले, ताकि आपकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कल हम फिर इसके बाद टी टेस्ट है वो इसी का हिस्सा है, आधी चीजें उसकी हो गई हैं, बस उसमें आपको मैंने टेबल सीखने सिखाने हैं कि टेबल कैसे उसमें देखते हैं और कैलकुलेशन कैसे होती है, उसमें प्रैक्टिकली करेंगे हम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सर एक क्वेश्चन है आपसे। बोले बेटा। सर ये जो इसका बायोस्टेट का पेपर होगा वैसे ही आएगा जैसे हमारे इसमें मिड टर्म में आया था? नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, ओके सर, जी सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।